नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए हमने जो 1500 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू की है साइंस की, उसका जो भाग 2 है इसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ के माध्यम से हम साइंस के जितने भी इम्पॉर्टेंट और प्रश्न बन सकते हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको हम डेली बेसिस पर डिस्कस किया करते हैं। तो यह हमारा सेकेंड पार्ट है साइंस के वीडियो का, तथा यह जो आपका सीरीज है यह आपकी जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप साइंस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट अपना रिवीजन करना चाहते हैं साइंस का, तो आप इस सीरीज को फॉलो करते रहिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा जो आपका एक प्रकाश वर्ष होता है कितने के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 के बराबर होता है आपका एक प्रकाश वर्ष। तथा आप ऐसे याद देखिएगा। तथा आपका जो प्रकाश वर्ष होता है यह डिस्टेंस यानी कि दूरी का मात्रक होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आपको उस यंत्र का नाम बताना है और जिसका प्रयोग महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सोनार तकनीक के मदद से जो है महासागरों में जो डूबी हुई वस्तुएं होती हैं उनकी स्थिति का पता लगाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनार तकनीक की सहायता से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब वॉशिंग मशीन आपको बताना है, वॉशिंग मशीन का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है यह किस पर आधारित होता है? तो वॉशिंग मशीन का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो अपकेंद्री बल पर आधारित होता है। तो वॉशिंग मशीन जो आपकी होती है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मान लीजिए कोई बैरोमीटर है, इसका पठन अचानक से गिरने लगता है, यानी कि बैरोमीटर के पाठन में अगर अचानक से गिरावट आती है तो इसका मतलब क्या होता है? तो बैरोमीटर जो कि दाब मापने का एक यंत्र होता है, इसके पठन में अगर अचानक से गिरावट आने लगती है तो ये सूचना होती है कि मौसम जो है वह तूफानी होने वाला है। तो तूफानी मौसम का सूचक होता है अगर बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट आ जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हो गया, मृग मरीचिका हो गया, एंडोस्कोप हो गया, ये तीनों जो हैं किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, ये तीनों आपके हो गए, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हो गया, मृग मरीचिका हो गया और एंडोस्कोप, ये तीनों आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित आपके मृग मरीचिका, एंडोस्कोप और ऑप्टिकल फाइबर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? तो सेब जो होता है उसमें लाली का कारण क्या होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण जो आपका सेब होता है वह लाल कलर का हो जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और डीएनए में उपस्थित यौगिक का आपको नाम बताना है जो अमीनो अम्ल बनाता है, यानी कि डीएनए में उपस्थित आपको उस यौगिक का नाम बताना है जो अमीनो अम्ल बनाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टायरोसिन नामक जो यौगिक होता है यह आपका डीएनए में मिलता है तथा यह क्या बनाता है? तो यह अमीनो अम्ल बनाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ पर भंडारित होता है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत यानी कि लीवर में। और लीवर में जो है जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पित्ताशय में जो उपस्थित पत्थर होता है, यानी कि जो हमारा पित्ताशय होता है उसमें जो पत्थर हो जाता है, पत्थर जो है किसके पाचन को प्रभावित करता है? तो पत्थर को हम स्टोन के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो स्टोन होता है ये आपका वसा के फैट के पाचन को प्रभावित करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वसा के पाचन को प्रभावित करता है जो पित्ताशय में पत्थर बन जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। आपको बताना है उस विटामिन का नाम जो किसी सपने को पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायता करता है। तो आपका जो विटामिन B6 होता है किसी सपने को पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायता करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विटामिन B6। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है रेलवे की परीक्षाओं में। आपको बताना है, आपको उस दर्पण का नाम बताना है जो वाहनों के पीछे यानी कि पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि वाहनों के पीछे का यातायात देखने के लिए किस प्रकार के मिरर का इस्तेमाल होता है? तो उत्तल दर्पण यानी कि आपका
जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका इस्तेमाल होता है वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और अधिकतम ऊर्जा वाला जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो कौन सा होता है, तो सबसे अधिक जो एनर्जी वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है वो होता है आपका गामा विकिरण। आप इसे याद रखिएगा, जो आपकी गामा रेज होती है इनमें सबसे अधिक मात्रा में एनर्जी होती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आपका जो परमाणु बम होता है, यह परमाणु बम का जो कार्य सिद्धांत होता है यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन होता है। उसके बाद आपको बताना है हाइड्रोजन बम का कार्य सिद्धांत क्या होता है। तो हाइड्रोजन बम का कार्य सिद्धांत क्या होता है, ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। तो आप इसे याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है और आपका जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है रिएक्टर, आपको उस रिएक्टर का नाम बताना है जो विखंडित होने वाले पदार्थ को जितना जलाता है उतना ही उससे अधिक उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है, जो आपका ब्रीडर रिएक्टर होता है वह विखंडित होने वाले पदार्थ को जितना जलाता है उससे कई ज़्यादा उसका उत्पादन करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ब्रीडर रिएक्टर इसका नाम है। आपको बताना है किसी रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे होता है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, किसी रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध होता है अभिविन्यास से। किससे, तो अभिविन्यास से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, माणिक्य और जो नीलम होते हैं इनको हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं, इनका रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो माणिक्य और जो नीलम होते हैं इनका रासायनिक रूप होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है। और जो आपके माणिक्य और नीलम होते हैं इनका रासायनिक रूप क्या होता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। स्टेनलेस स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा है, तो क्रोमियम है। इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील अगर आपको बनाना है तो लोहे के साथ किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। तो आप इसे याद रखिएगा। आपको उस कार्बन यौगिक का एक रूप का नाम बताना है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बनी बहुफली संरचना से जुड़े होते हैं। तो इनको हम कहते हैं बकमिंस्टर फुलरिन। बकमिंस्टर फुलरिन क्या होते हैं, ये 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको उस गैस का नाम बताना है जो पेयजल को शुद्ध करने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो क्लोरीन जो होती है यह पीने वाले जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किसका प्रयोग किया गया था पहली बार, तो मस्टर्ड गैस का। आप इसे याद रखिएगा, जो मस्टर्ड गैस थी इसका जो प्रयोग था प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। कैल्शियम कार्बाइड क्या उत्पन्न करता है, तो एसिटिलीन को उत्पन्न करता है आपका कैल्शियम कार्बाइड था। हरे फलों को पकाने में, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में आपका कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता को किसकी सहायता से मापते हैं, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है उसको हम हेक्टेन में मापते हैं। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है उसको हम किसकी सहायता से मापते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टेन। यहाँ पे होगा, हेक्टेन नहीं ऑक्टेन होगा। यहाँ पे ऑक्टेन किस प्रकार से लिखा है यहाँ पे, हेक्टेन की जगह क्या होगा, तो ऑक्टेन। आपका जो पेट्रोल की गुणवत्ता होती है उसको हम ऑक्टेन में मापते हैं और आपका जो डीजल की गुणवत्ता होती है उसको हम सीटेन में मापते हैं। तो दोनों आपको याद रखना है। सीटेन संख्या में जो आपकी डीजल की गुणवत्ता होती है और पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है वो ऑक्टेन संख्या में मापी जाती है। तो दोनों आपको याद रखना है। और कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया था, इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किया गया था सुमियो आइजीमा के द्वारा। किसके द्वारा, तो सुमियो आइजीमा ने जो है आपका कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किया था। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, कीटों का जो अध्ययन होता है वो एंटोमोलॉजी कहलाता है। आपको उस स्तनपायी जीव का नाम बताना है जो अंडे देते हैं और सीधे बच्चा पैदा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के स्तनपायी जीव कौन से होते हैं, तो एकिडना व प्लेटिप्स। क्यों, ये दो होते हैं, एकिडना व प्लेटिप्स। ये जो होते हैं अंडे देते हैं परंतु सीधे बच्चा पैदा नहीं करते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, ये दोनों किस प्रकार के जीव हैं, तो ये दोनों स्तनपायी जीव हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
किस विटामिन को जो है हम हार्मोन भी कहते हैं, तो विटामिन डी को जो है हार्मोन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब मैटाक्स परीक्षण किसके पहचान के लिए होता है, तो क्षय रोग यानी कि टीबी की पहचान के लिए जो है आपका मैटॉक्स परीक्षण किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पारे की विषाक्तता के कारण कौन सा रोग होता है, तो मीनामाटा रोग होता है। इंपॉर्टेंट है। और चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। इंपॉर्टेंट है। वृद्धावस्था के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो जेनेंटोलॉजी कहते हैं हम वृद्धा अवस्था के अध्ययन को। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ से आपको मिलेंगे विज्ञान व प्रौद्योगिकी के प्रश्न, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्न भी आपसे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपकी जो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला है यह कहाँ पर मिलेगी, तो नई दिल्ली में आपको मिलेगी राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और लेजर एक प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है लेजर जो है एक प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है, तो उद्दीपित, आप इसे याद रखिएगा, यहाँ पे उद्दीपित होगा, उद्दीपित विकिरण को जो है उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा, तो लेजर के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, लेजर के द्वारा उद्दीपित विकिरण को उत्पन्न किया जाता है। आपको बताना है कि जो जीपीएस प्रणाली है यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस जिसको हम कहते हैं, इसका विकास किसके द्वारा किया गया था, तो जीपीएस सिस्टम का जो विकास किया गया था अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, जो आपका अमेरिकी रक्षा विभाग था इसी के द्वारा जीपीएस को विकसित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना जो है किसकी निर्माणाधीन परियोजना है, तो यह जो है आपकी फ्रांस में एक निर्माणाधीन परियोजना जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर। इंपॉर्टेंट है। और दक्षिणी ध्रुव शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन कौन सा है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। दक्षिणी ध्रुव शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत द्वारा स्वदेशी प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था, यानी कि भारत के द्वारा स्वयं के प्रक्षेपण यान से भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था, तो रोहिणी। जैसे आप याद देखिएगा, जो रोहिणी उपग्रह था यह भारत ने अपने स्वयं के प्रक्षेपण यान से भेजा था अंतरिक्ष में। तो आप इसे याद देखिएगा, रोहिणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय परत में आपको बताना है वह वायुमंडलीय परत जिसमें संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, तो बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर जो होता है इसमें आपके संचार उपग्रह जो है स्थापित किए जाते हैं। आपको बताना है वह प्रक्षेपण यान जिसकी सहायता से चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था, तो GSLV Mark 3 M1 की सहायता से जो है आपका मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, GSLV Mark 3, तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भारत की प्रथम स्वदेशी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है, तो एंटी रेडिएशन मिसाइल भारत की प्रथम कौन सी है, तो रुद्रम। भारत की प्रथम जो स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है इसका नाम है रुद्रम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सचेत और सार्थक क्या है, तो सचेत और सार्थक ये दोनों जो है अपतटीय गश्ती पोत है। इंपॉर्टेंट है। ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी कि अपतटीय गश्ती पोत दोनों है आपके सचेत और सार्थक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबल जिनकी याद में जो है प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, आपको बताना है इन्होंने किसका आविष्कार किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट है। आपको उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन यानी कि व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं, तो यह कहा था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था, तो भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद नैनो प्रौद्योगिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, नैनो प्रौद्योगिकी शब्द को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया था नोरियो तानीगुची के द्वारा। किसके द्वारा, तो नोरियो तानीगुची के द्वारा। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वह रोग जिसकी पहचान होती BMD यानी कि BMD का मतलब क्या होता है, बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया जाता है। तो ये आपका जो बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण यह ऑस्टियोपोरोसिस जो कि एक प्रकार का हड्डी का रोग होता है, अस्थि का रोग होता है, उसी की पहचान के लिए यह BMD परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने 45 और बेहतरीन प्रश्नों का यहाँ पे रिवीजन कर लिया है और विज्ञान के यह जो प्रश्न है आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।